हम बात करेंगे कोरोना पे। जी, कोरोना जिसने एक बड़ा भयानक रूप ले लिया है उत्तर प्रदेश में खास तौर से। आज जब से खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कोरोना हो गया है और उनके स्टाफ के जो खास अफसर हैं, कई सीनियर अफसर, उनको हो गया। स्थिति में और ज़्यादा मामला और सीरियस हो गया है। और इससे पहले कल की तारीख में उनके ही कैबिनेट के एक मंत्री, प्रदेश के लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कोविड की व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए और उन्होंने काफी आलोचना की। जो व्यवस्था है कोविड को मैनेज करने की, जो अस्पतालों की स्थिति है, जो दवाइयों की अवेलेबिलिटी है, जिस तरीके का इलाज हो रहा है, एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी है, उसके लेकर के उन्होंने काफी आलोचना करी, जिससे कि एक सनसनी फैल गई कि प्रदेश का एक मंत्री स्वयं बता रहा है कि ये चीजें कमी हैं। आम आदमी तो इसको एक्सपीरियंस करते थे इन कमियों को, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ कि एक मंत्री को ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में लानी पड़ी है। हालांकि वो लेटर अति गोपनीय था, लेकिन सबको मालूम है कि इस तरह की चिट्ठियां वायरल हो ही जाती। इसमें ये देखते हुए कि आज योगी आदित्यनाथ खुद संक्रमित हो गए हैं और कई उनके प्रदेश के और भी मंत्री हैं जो संक्रमित हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं, और उनका तो कहना यह है कि वो घर बैठ के अभी भी आइसोलेशन में रह करके अपना सारा कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या गोविंद जो हालत है प्रदेश में आज की कोविड की स्थिति को लेकर के, आपको लगता है कि जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ठीक से मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो वो क्या ऐसे हालात में कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा? क्योंकि सबको मालूम है कि आज की डेट में इतना ज्यादा बढ़ चुका है। 1,11,000 लोग आज की डेट में संक्रमित हैं प्रदेश में, जो बहुत बड़ा नंबर है, जो शायद प्रदेश किसी शहर दिल्ली को छोड़ करके आज की डेट में नहीं हो। लगभग भेजे हैं तो सिर्फ दिखाई है, लेकिन जो आज भैंसा कुंड, लाला, इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ जलाने वाली बॉडीज, चाहे वो क्रिमेटोरियम में हो चाहे कोविड बॉडीज, 97 है जी, 97। देखिए, जैसा आपने कहा, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हालात बहुत भयानक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लगातार जैसे जैसे कोविड का प्रकोप बढ़ रहा था, बार बार ये दिख रहा था कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो उसके अनुकूल काम नहीं कर पा रहा है। उसकी जिस तरह की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है। कई उसमें समस्याएं इस तरह की भी थी, जैसे कि जब फरवरी के आसपास जो कोविड का जो पिछला दौर था, वो लगभग एक तरह से ख़त्म होने लगा था, तो जो सामान्य व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स थे जो कोविड के लिए डेडिकेटेड थे, उनकी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, उनको नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में बदल दिया गया। अस्पतालों में जो ओपीडी पहले बंद थी, वो ओपीडी शुरू हो गई। तो एक तरह से जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने ये मान लिया कि अब कोविड का जो दौर है वो खत्म हो गया, और अब जिस तरह से जो वैक्सीनेशन का दौर शुरू है, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। शायद हमारी जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, वो इस बात का आकलन शायद नहीं कर पाया कि ये दौर वापस आ सकता है, और वापस आने के बाद वो पिछले दौर की तुलना में कई गुना ज़्यादा भयावह हो सकता है। शायद इसकी कल्पना हमारे सिस्टम ने नहीं की, और यही वजह है कि जब अचानक ये विस्फोट हुआ, होली के बाद की परिस्थितियों में होली की लापरवाही का उत्तर प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ा है। और जिस तरह से राजनीतिक उत्सव लगातार इस बीच होते रहे, जो अभी मुख्यमंत्री के जो संक्रमित होने की जो बात है, उसके बारे में ये माना जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं हैं कि जो अभी लालजी टंडन को लेकर के कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों की जो भागीदारी थी, उसमें से अनेक लोगों को कोविड में संक्रमित हो पाए गए हैं। तो क्या
जो सरकार लोगों से बार बार ये आग्रह कर रही थी कि नहीं आप ज़्यादा भीड़ एक स्थान पर मत जमाइए, धारा 144 लागू है, व्यवस्था बना के रखिए, ज़्यादा एक साथ जमा न हो लोग, वो सरकार, वो सिस्टम, वो हमारे जो राजनेता है वो खुद मजमे जुटा रहे थे, वो खुद भीड़ जुटा रहे थे। और पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था है, उस चुनाव की व्यवस्था में जिस तरह से जो जनता के बीच में जाकर जिस तरह की हिस्सेदारी कर रहे थे, तो ये भी साफ है कि लापरवाही उस स्तर पर भी बहुत ज़्यादा हुई। सामान्य आदमी को हम दोषी ठहरा सकते हैं, सामान्य आदमी को हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि उसने जो नियम कानून है, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन नहीं किया। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते, अब हम साथ जो चुनाव को लेकर जो आक्रोश है, वो उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव का आक्रोश हो, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का आक्रोश हो, दोनों जगह ये दिखता है कि जिस तरह से हमारे बड़े राजनेता, जिस तरह से सोशल मीडिया में बार बार ये बातें आ रही, कार्टून आ रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के कि साहब कार में मैं अकेले बैठा होता हूँ तो मेरा चालान होता है बिना मास्क के, और हमारे राजनेता हजारों की भीड़ में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वो चाहे गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे दूसरे बड़े तमाम नेता हों, वो हजारों की भीड़ में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से 8-8, 5-10 फुट की दूरी पर, जो सुरक्षा की वजह से, जो कोविड की वजह से वो दूरी नहीं होती, सुरक्षा की वजह से होती, इतनी दूरी पर लोगों के सामने आ जा रहे हैं और मास्क नहीं लगा। तो जो लोग उदाहरण बन सकते हैं, अगर वो लोग खुद उदाहरणों को तोड़ रहे हैं और अगर वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं मास्क जरूरी नहीं है, बिना मास्क के काम किया जा सकता है और हमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो सामान्य आदमी भी तो उन्हीं से प्रेरणा लेता है। सामान्य आदमी भी यही सीखता है कि नहीं हमें क्या जरूरत है, जब प्रधानमंत्री हमारे मास्क नहीं लगा रहे हैं जनता के बीच जाने पे, गृह मंत्री नहीं लगा रहे, तो हमें क्या जरूरत है। तो इस तरह की जो व्यवस्था ऊपर से हुई है, इस तरह के जो उदाहरण ऊपर से नीचे तक आए हैं, उनकी वजह से भी परिस्थितियां खराब हुई। और आज जिस तरह की स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर पर आपको उसको नियमित करने में, उसको कंट्रोल करने में बहुत आसान अब नहीं है। व्यवस्थाओं की अपनी सीमाएं हैं। दवाओं को ठीक है, आप दवाओं के लिए, जैसे आज इस बात की चर्चा हुई काफी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये सूचना पब्लिक में आई कि साहब जो जरूरी इंजेक्शन है वो एक बड़ी खेप हवाई उससे हवाई यातायात के जरिए वहाँ से गुजरात से मंगवाई गई और वो आ गई है, 25,000 इंजेक्शन आ गए, उससे लोगों को तत्काल राहत मिल सकेगी। ये कहा जाए कि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, जितनी है उसका आधा भी अभी खपत नहीं हो रही है। ये कहा जाए कि 100 करोड़ रुपए अस्पतालों के लिए हमने दे दिए, हम व्यवस्था को ठीक करेंगे, कोविड के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जो जहाँ चीज पहुंच गई वहां से उसको उसकी रिकवरी बहुत आसान नहीं है। वो स्थितियों को सामान्य होने में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वक्त लगेगा। जो चूक हमने बीच में की है, उन चूकों का जो खामियाजा है, वो खामियाजा बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा के भुगता है और बहुत सारे लोग जिस तरह से कष्ट पीड़ा कोविड की झेल रहे हैं, उसके जरिए वो भुगत रहे हैं। तो व्यवस्थाओं को मुझे लगता है कि लापरवाहियां कई स्तर पर हुई हैं। अब चाहे वो मंत्री का पत्र हो, चाहे अभी एक ट्वीट जो यहाँ के विधायक हैं, लखनऊ के दूसरे विधायक, उनका कौशल किशोर, उनका एक ट्वीट चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि साहब लोगों की जान ज़्यादा कीमती है, चुनाव उतना कीमती नहीं है, चुनाव न कराया जाए, चुनाव स्थगित कर दिया जाए, जो पंचायती चुनाव है। लेकिन वो आज जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने साफ कह दिया कि नहीं, ये चुनाव तो होंगे और चुनाव स्थगित नहीं किए जा रहे हैं, ये अफवाह है। तो ये दिखता है कि एक तरफ जिद है कि आप चुनाव भी कराएंगे, चुनाव में आप किसी तरह के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, लोग मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। गाँव के समाज में किस तरह की स्थितियाँ हैं, और आप अगर वहाँ स्थितियाँ बिगड़ गई तो पता नहीं फिर क्या होगा, फिर कौन उसको संभालेगा, कैसे वो संभलेगा, जब अभी शहरी इलाकों में ही जो जहाँ सारे साधन हैं, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर अगर चीज़ों को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ग्रामीण इलाकों में ये बात कहीं फैली तो मुझे लगता है कि भयावहता कई गुना ज़्यादा हो जाएगी और फिर शायद एक तरह की स्थिति नियंत्रण से और हाथ से बाहर होती दिखाई देती है। सर आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने गोविंद।
ये अभी तक माना जाता था कि गांव में इस तरीके की स्थिति बिल्कुल नहीं है, वहां तो हालांकि कोई फिर भी गांव में नहीं फैला था, किन्हीं कारणों से नहीं फैला था। लेकिन आज की डेट में जब ये कहा जा रहा है पंचायत इलेक्शंस को लेकर के लोगों को पैसा तक दिया जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों में जो काम कर रहे हैं माइग्रेटरी वर्कर्स वो वापस आ जाएं यहाँ के इलेक्शन में वो डालने के लिए, इलेक्शन में वोट डालने के लिए। तो अगर बाहर से लोग आएंगे और सब जगह मिले जुलेंगे और पंचायत इलेक्शन में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन में हजारों लोग, सैकड़ों लोग रोज, और बहुत घनिष्ठता उसमें देखी जाती है, करीबी तौर पे फिजिकल डिस्टेंसिंग तो होती ही नहीं है, तो क्या होगा ये तो वाकई में। और मुझे तो ताज्जुब था कि एक विधायक ने खुद, रूलिंग पार्टी के विधायक ने इस चीज की मांग उठाई, लेकिन सरकार को लगता है कि नहीं, इलेक्शन बहुत जरूरी है। यही ये जो धारणा है, एक तरफ केंद्रीय सरकार ने आज ही सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए या पोस्टपोन कर के कैंसिल कर दिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं अतुल, कि साहब बच्चों का जहां तक सवाल नहीं है, जरूरत नहीं है, उनको ऐसे ही पास कर देंगे, 10वें वालों को असेसमेंट करके कर देंगे। उससे भी बच्चे दुखी हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। बच्चों की डिमांड ये थी कि कोई आप तरीका निकालिए ऑनलाइन, लेकिन इलेक्शन में जाने में कोई परहेज नहीं है, जहां कहीं ज्यादा तादाद में लोग जमा होते हैं। तो अगर ये चाहते तो एग्जाम्स मैनेज हो सकते हैं डिस्टेंसिंग करके किसी भी तरीके से, लेकिन ये इलेक्शन जो कि मैनेज नहीं हो सकते उनको खुली छूट है। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इनके बारे में अतुल क्या लगता है आपको? डबल स्टैंडर्ड्स तो इसको हम कह तो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो डोमेन है ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। पंचायत इलेक्शन भी हाई कोर्ट के ने तारीख एक तय करी, उसके बाद अब शुरुआत हो रहा है। इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसको रोका जाए या ना रोका जाए, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। एक बात, लेकिन ये स्टेट की इलेक्शन बॉडी होती है, ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है। नहीं ठीक है, तो वो भी तो इलेक्शन बॉडी है ना, वो भी तो एक प्रक्रिया तो फॉलो करेगी ना। दूसरी हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि चाहे पंचायत इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो, जब बिहार का इलेक्शन हुआ तब यही बात उठी थी कि कोविड के समय में आप चुनाव करवा रहे हैं, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इत्तेफाक से बिहार के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो सुपर स्प्रेडर का उसने काम किया हो। रैलीज वहां भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन लकीली कोविड नहीं फैला। जिस तरह से कोविड फैल रहा है अब उत्तराखंड में आपके कुंभ के चक्कर में, उस तरह से बिहार में चुनाव में नहीं फैला, और ना ही हमको सुनने में आ रहा है कि बंगाल और आसाम में फैल रहा है। ये कुछ एक अजब इत्तेफाक है। बच्चों के साथ हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, इसलिए अगर उनको एग्जाम्स उनका डिफर किया जा रहा है, क्लास 10 में चलिए आपने उनको प्रमोट कर दिया, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। क्लास 12 के लिए उन्होंने कहा है कि हम डिले कर रहे हैं और 15 दिन पहले हम आपको बता देंगे। ये ठीक है कि इसका जो लॉन्ग टर्म फॉल आउट होगा वो ये होगा कि बच्चों का ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कब शुरू होगा, उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फिर क्या सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेट्स भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगी, हर चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों में अगर ये फैल गया तो फिर उसके लिए भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पंचायत इलेक्शन में लोगों के ऊपर आप वोट डालने के लिए तो कर देंगे, लेकिन कैंपेनिंग में हम मानते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का नियम नहीं फॉलो करेगा, वो एक बहुत गलत बात होगी। एक जो कंपैरिजन बनता है वो ये है कि भाई बच्चे लाखों में नहीं जाएंगे इम्तिहान देने,
हर सेंटर पर आप नंबर फिक्स करके एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 12वीं क्लास के तो कर ही सकते हैं। लेकिन पंचायत इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया जाए तो वो, या उसको आप आगे बढ़ा दें तो आगे भी बढ़ाएंगे तो कब तक, कितना? अभी हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि ये वायरस का जो वेव है ये अगले 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी। तो हम चाहे एग्जामिनेशंस की बात करें बच्चों के, या चाहे पंचायत इलेक्शंस की, कितने दिन आगे बढ़ेंगे इसका कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो इसलिए अगर असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं पूरे देश में, तो पंचायत इलेक्शंस भी हो जाने दीजिए। जब जब आप कुंभ कर रहे हैं जिसको रोक देना चाहिए, वो आपने नहीं किया, तो फिर पंचायत इलेक्शन से क्या, होने दीजिए फिर जो भी हो रहा है। आज एक वहां पे जो है अफवाह उड़ी थी उत्तराखंड में कि केंद्रीय उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले को आज ही के दिन कंक्लूड कर दिया। आज एक शाही स्नान था, इसके बाद एक और शाही स्नान है 27 को। तो ये बड़ी तेज खबर उड़ी, कुछ टीवी चैनल में चल भी गई कि रोक दिया गया, आज से खत्म कुंभ। तो उसके बाद लेकिन वो पाया गया कि वो खबर गलत थी। उनका कोई इंटेंशन नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं अभी तो, और अखाड़ों ने ऑलरेडी कह रखा है कि हमारे पूरे शाही स्नान हो जाए, आखिरी शाही स्नान 27 को है, तो उसके बाद 30 को कंक्लूड करने की बात है। यानी कि जो शेड्यूल बनाया गया था ऑलरेडी, वैसे कुंभ का पीरियड कम कर दिया गया है, जो ओरिजिनली 2 महीने का शेड्यूल होता था उसको कट करके 1 महीने का कर दिया गया। लेकिन ये फैक्ट है कि आज की डेट में वहां पे 1000 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि टेस्ट करना मुमकिन नहीं है इतने ज्यादा, और क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, ना ही किसी को ये मास्क पहनाना मुमकिन है वहां पे, जबरदस्ती भी नहीं। कुछ लोगों को फाइन करने, अपने खाना पूरी करने के लिए किया गया, कुछ लोगों को फाइन कर दिया गया। लेकिन जिस तादाद में लोग हैं और जो फैलाव है, हरिद्वार में कुंभ होता है तो वो लंबाई में होता है, क्योंकि नदी की जो धारा है उसके साथ, गंगा की धारा के साथ उसमें घाट्स बनाए गए हैं, तो मीलों तक ये चलती है प्रक्रिया और मीलों तक लोग होते हैं। तो कोई तरीका नहीं है उनके ऊपर इस तरीके का अंकुश लगाने का। तो लेकिन इन्हीं हालात में, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्हीं हालात में जब अगर ये गिवन स्थितियां हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से आगे ये शेप लेगी। आज जो हालत हुई है, ये असद बताएंगे हमें आज लखनऊ में क्या सीन रहा है, असद किस तरीके की हालत रही, जिससे एक पिक्चर बनती है, दिखता है कि कैसी प्रदेश भर में क्या होने वाला है। लखनऊ क्योंकि वहां पे टेस्टिंग बहुत हो रही है, इसलिए ज्यादा दिखाई केसेस भी सामने आते हैं। 5,500 केसेस आज हुए हैं असद। जी सर, आज 5,500 केसेस हैं। इसके अलावा एक निजी टीवी ने कोशिश करी इस चीज को देखने की कि क्रीमेटोरियम में क्या हो रहा है और सरकारी जो टेबल आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। आज ही की खबर है पिछले 7 दिनों में सरकार ने बताया कि 124 मौतें हुई हैं। सरकार की जो आंकड़ा टेबल आया उसमें 124 मौतें आई, जबकि क्रीमेटोरियम में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 400 का हुआ है। यानी तकरीबन डिफरेंस जो है वो 276 का डिफरेंस है। ये 276 के ऊपर जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से बात करी निजी चैनल ने और उनका रिएक्शन जानना चाहा, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं जो हमारे सीएमओ के रजिस्टर्ड है। हम जो लिस्ट दे रहे हैं बस उन्हीं लोगों की दे रहे हैं। जो दूसरे स्टेट से लखनऊ में आ रहे हैं और उनकी मौत हुई जा रही है कोरोना की वजह से, या दूसरे शहरों से आ रहे हैं, हम उनको नहीं बता रहे हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा है, जो कुछ जर्नलिस्ट ने भी आज ट्वीट किया कि तकरीबन दोपहर तक फिगर थी वो 62 से 65 तक की थी कि इतने यहाँ पे क्रिमेशन हो चुके हैं, और सरकार की लास्ट में फिगर आई तो ये 16-18 कुछ ऐसे समथिंग आई है। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो जमीन पे। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो जोड़ा जा रहा है, चाहे निजी चैनल ने जोड़ा हो या जो जर्नलिस्ट ने अपनी फिगर ट्विटर वगैरह पे डाली हैं, उनमें ग्रेवयार्ड्स नहीं जोड़े गए। ग्रेवयार्ड्स को अगर आप काउंट करें
तो जैसे कि दादा मियाँ के मज़ार पर बात करी हमने, तो अनऑफिशियली उन्होंने ये बताया कि उनके 18 बॉडीज पर डे आ रही हैं। तो हमने पूछा क्या ये यूजुअल है कि 18 बॉडीज पर डे आती हैं, इतना बड़ा शहर है, अच्छी पॉपुलेशन है? तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे के 4 से 5 और आती है पर डे। ये जो 18, ये जो 14 एक्स्ट्रा आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? या अभी एक यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में अच्छे खासे अखबार वहाँ छपते हैं, ऑफसेट इंडिया, उसके मालिक की डेथ हो गई, तो कुछ प्रेस वाले वहाँ उनके फ्यूनरल में गए थे, तो उसमें एक प्रेस वाले से बात कर रहे थे, उसने बताया कि उस दिन 35 बॉडी आई थी वहां पे जब वो गए हैं। ये आईबाग में कब्रिस्तान है, आईबाग पुलिस स्टेशन जो है, जो पुलिस पोस्ट जो है जस्ट उसके पीछे है। तो उन्हीं ने बताया। कल एक साहब है, वो लोगों के लास्ट रिचुअल में मदद करते हैं, हमने उनसे पूछा तो उन्हीं ने बताया कि 4 की वो करके आ चुके थे घर पे वापस। तो ये जो फिगर 65 की वो बता रहे हैं क्रिमिटोरियम की, अगर उनकी ये भी ऐड कर ली जाए तो आपको समझ में आएगा कि 100+ की फिगर है। बिल्कुल 100+ की फिगर जा रही है। ये बड़ी बड़ी भयानक स्थिति है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि जब तक कोविड, मेरा ये मानना है कि जब तक आप रियलिटी को एडमिट नहीं करेंगे तब तक आप उसके सॉल्व कैसे करेंगे समस्या को? पहले समस्या को एडमिट करना चाहिए। यहाँ सरकार का रवैया ये रहा है, डिनायल मोड जिसे कहते हैं, उसमें रहते हैं कि नहीं साहब हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। वही ये जो चीज है, ये मानसिकता जो है, ये माइंडसेट जो है, ये कैसे चेंज होगा, जो कि चेंज होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में आप ये मान के चलें कि प्रेस नोट जारी हो गया और सब काम हो गया कि इतने बेड्स बढ़ा दिए, नहीं है। मुख्यमंत्री ने कितनी बार अनाउंस करा है कि इतने बेड्स बढ़ा दिए गए, वहां बढ़ा दिए जाएं। अब वो उन्होंने जो जारी कर दिया, प्रेस नोट छप गया तो सब लोग समझते हैं कि हो गया, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने खुद देखा है विभिन्न हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं यहाँ के, उनके निदेशकों से बात हुई तो कहते हैं कि साहब देखिए सरकार तो अनाउंस कर देती है, लेकिन अस्पताल में बेड्स बढ़ाना हो, वो भी खासतौर से कोविड जैसी पैंडेमिक के लिए, ये कोई बिजली का स्विच नहीं कि बटन दबाया और बढ़ गई ना। ये होटल है कि आपने बेड्स लगा दिया और कमरा तैयार हो गया। यहाँ हॉस्पिटल बेड के साथ आपको स्टाफ चाहिए, आपको पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं आता है। तो ये जो अप्रोच है, ये कहाँ तक ये, और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा गोविंद, सरकार जो है वाहवाही लेने में ज्यादा लगी हुई है। एक जॉन हॉपकिंस बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उससे एक सर्टिफिकेट टाइप का ले लिया गया, एक रिपोर्ट छपवा दी गई कि साहब बहुत बढ़िया काम किया है कोविड ने, और सबने अपनी पीठ थपथपा ली। कल एक वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, उन्होंने एक्सपोज किया इस पूरे रैकेट को कि किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उस टीम में हैं जिन्होंने ये खबर लिखी, ये रिपोर्ट बनाई, और केवल उसमें तारीफ ही तारीफ थी। और जॉन हॉपकिंस का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया, क्योंकि जॉन हॉपकिंस के एक प्रोफेसर का स्टेटमेंट आ गया कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, हम लोग का कोई लेना देना नहीं इससे। अब इस तरीके की अगर स्थिति हो रही है, समझ में मुझे नहीं आता है कि ये जो PR एजेंसीज हायर करी जाती हैं सरकारों द्वारा, वो कर रही हैं या कौन कर रहा है उसमें। मतलब अवनीश अवस्थी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, उनका तक नाम है कि उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है आर्टिकल लिखने में। हेल्थ सेक्रेटरी का तो समझ में आता है, उसका भी नाम है। एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर है एक साहब, कोई राजू साहब हैं, वो भी उनका नाम है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब वाह वाह, क्या वाह वाह कर रहे हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। उसमें सुना है कि कोई मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी कनेक्टेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मेलिंडा गेट्स का नहीं है, उनको भी जोड़ दिया गया है ये लिखवाने में। तो अगर इस तरीके का रवैया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है कि तारीफ छपती रहे, तारीफ छपती रहे? देखिए, ये तो जो सत्ताधारी राजनीतिक दल हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमेशा उसकी तारीफ करना उसके अधिकारियों का काम है। और बहुत सारे अधिकारी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 3-4 अलग अलग सरकारों में हम जानते रहे कि कौन सरकार के लिए प्रोपेगेंडा, कौन अधिकारी कर रहा है और किस तरह से अपनी नंबर सरकार की नज़र में बढ़ा रहा है, और अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे। अगर आप पिछली 2-3 सरकारों को देखें, मायावती की सरकार थी, जब उसकी वाहवाही होती थी तो ये लगता था
कि उससे बेहतर कोई सरकार ही नहीं, उससे बेहतर किसी ने काम ही नहीं किया उत्तर प्रदेश में। उससे पहले और उसके बाद भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा। अखिलेश की सरकार आई तब भी यही हुआ, अधिकारी लगातार चाटुकारिता करते रहे, विज्ञापनों के जरिए बड़ी बड़ी प्रशंसा सरकार के कामकाजों की होती रही, उत्तर प्रदेश को चमकाने की बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें की जाती रही, और अंततः जो जनादेश था उसने बताया कि क्या है, विज्ञापनों का झूठ क्या है। तो अगर इस सरकार को भी ये मुगालता है कि वो इस तरह के प्रचार, मैं तो इसको दुष्प्रचार कहूंगा, इस तरह के प्रचार के जरिए वो उसको वाकई में वाहवाही मिल रही है, तो ये मतलब अपने घोंसले के अंदर या वो शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर गाड़ कर आसमान को पांव में उठा लेने जैसी कोशिश है। जब चुनाव आएंगे, जब जनता की बारी आएगी, तो जनता बता देगी कि वाकई में आपके पांव में कितना आसमान आप उठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक सरकारों का चरित्र है, राजनेताओं का चरित्र है, और उनके आसपास मौजूद जो ब्यूरोक्रेसी है उसका चरित्र है। वो अपने को आगे लाने के लिए, अपने को उभारने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाती है। और राजनेता अनेक बार, अगर बीजेपी की सरकार कहें तो ये भी माना जा सकता है कि इसमें तो तमाम लोग बिल्कुल अनुभवहीन थे, सत्ता के प्रतिष्ठानों का उनको इस तरह का अनुभव नहीं था। तो ऐसे लोगों को हाथों हाथ लेना और अपने हाथों में खिलाना ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आज अगर आप इस पहलू से देखें कि क्या जो ये महामारी फैल गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो जितनी भयावह स्थिति है, जिस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जो संक्रमित लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, अस्पतालों में व्यवस्थाओं का बुरी तरह वो चरमरा रही हैं, और निश्चित तौर पर आप कितना किसी व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, आप कितनी जो बेड है वो बढ़ा सकते हैं। अगर रोगियों की तादाद ऐसे बढ़ती रही तो आप उसका समाधान तो आप कर ही नहीं सकते। संसाधनों की एक सीमा है। आप सिर्फ अगर बेड ही बढ़ाने की बात करें तो बेड बढ़ाने के लिए भी एक सीमा है, उससे ज्यादा तो आप बढ़ा नहीं सकते। और बाकी जो उसके साथ साथ सुविधाएं हैं कोविड के इलाज के लिए, वो कहाँ से लाएंगे, वो एक अलग सवाल। लेकिन जो नीचे का सिस्टम है वो भी किस तरह से चीजों के साथ खेल रहा है, किस तरह से वो चीजों को सही तरह से नहीं कर रहा है, ये भी बहुत चिंता की बात है। अभी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हम ये खबरें सामने आई कि लोगों को जो रेबीज के इंजेक्शन है वो लगा दिए गए कोविड के वैक्सीन के नाम पर। बरेली का एक मामला है, बरेली में इससे पहले भी एक मामला पकड़ा गया था। पिछली बार वहाँ जो साहब था उसने जो ये कोविड का जो किट है, टेस्ट किट, इसकी शायद कुछ कालाबाजारी की थी और अपने मन से फर्जी नंबर बना के उनको उनकी जांच रिपोर्ट 1 से 10 के अंकों को अलग अलग करके वो नए नए फोन नंबर बना लेते थे और उन नंबरों पर काल्पनिक टेस्ट किट की जांच की बात करते थे। इस बार तो जो बरेली में एक मामला पकड़ा गया उसमें तो एक ही नंबर पर 7,500 टेस्ट कराने की बात है। तो उस मामले में सीएमओ का एक बयान भी आया, हम जांच करा रहे हैं और हम देखेंगे, बहुत गंभीर बात है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हैं, आप जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो जांच कराएं, वो लोग इस तरह से फर्जी जांच के नाम पर आंकड़े की खानापूर्ति कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका तो असर कोविड के जो रोकथाम है उस पर साफ साफ पड़ेगा। अगर जांच ही नहीं हो रही, आप जांच के नाम पर किट की कालाबाजारी कर रहे हैं और प्राइवेट लोग उनको बेच दे रहे हैं, या अपने काम को न करने के लिए आप फर्जी नंबरों के आधार पर इस तरह से कर रहे हैं। बरेली का मामला पकड़ा गया, न जाने उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में, किस किस अस्पताल में यही सब हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ भी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने का मुझे लगता है वक्त नहीं है। अब वाकई में युद्ध स्तर पर आपने एक बहुत अच्छा मुहावरा या एक शब्द कॉइन किया कि वो ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो ट्रेस की बात है, आप अगर ट्रेसिंग ही सही नहीं कर पा रहे हैं, आप टेस्ट की बात है, टेस्ट ही सही नहीं हो रहे हैं, जैसे मैंने बरेली का मामला बताया, और ट्रीटमेंट की तो स्थिति हम सब देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ रहा है, दिनों तक लोगों को, बड़े बड़े लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं और इलाज की तो स्थितियां खराब हैं। तो मुझे लगता है कि नए नए शब्द कॉइन करके आप एक छद्म अपनी आत्मनिर्भरता की स्थितियों को तो बना सकते हैं, लेकिन अगर जनता के साथ इस तरह से इसी तरह से खिलवाड़ होता रहा तो फिर आपको ना आपकी अंतरात्मा माफ करेगी और ना जनता माफ करेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से स्थिति की भयावहता को समझते हुए
जमीनी स्तर से लेके, हवाई नहीं, सिर्फ जमीनी स्तर से लेके ऊपर तक काम करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये आपको नहीं लगता गोविंद की जो है ये जब जब फर्जीवाड़ा की होता है, चाहे कोई सरकार हो, तो ये इस तरीके के जहां इस तरह कोई पैंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, हादसा हो, उसमें बहुत दिन तक फर्जीवाड़ा चल नहीं पाता है, एक्सपोज हो ही जाते हैं। वही हो रहा है मेरा ख्याल कि आपने फर्जीवाड़ा तो शुरू तो कर दिया, लेकिन बहुत दिन तक चल नहीं पाता। आज की आपको जो है स्थिति बताए, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन बंबई से आई, लोकमान्य तिलक, और अच्छी खासी तादाद में लोग उससे उतरे जो लग रहे थे कि माइग्रेटरी लेबर टाइप के हैं जो जा रहे हैं अपने गांव, और वहां पे कुछ पुलिस और कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोग भी थे। तो अब लोग आते रहे, जा रहे हैं, फिर वो एक आध से पूछना शुरू किया पुलिस वाले ने, वो भी ये देख करके, क्योंकि कुछ मीडिया वाले खड़े थे, कि भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने बोला बहराइच। जा रहे, कहाँ जा रहे हो? बोले बहराइच। कोई बोला फैजाबाद, कोई बोला गोंडा। तो बोला ठीक है, जाओ जाओ। तो उस पत्रकार ने पूछा कि भैया इनको जाने, इनको नहीं लगवाओगे, कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं कराओगे? बोला नहीं साहब, ये तो जो जहाँ जा रहे हैं वो वहां पे जिले में इनका टेस्ट होगा, हम तो उनका करेंगे जो लखनऊ में उतर रहे हैं, जो लखनऊ में जिनको रहना है। अब आप सोचिए, ये आंखों देखा हाल है। तो यानी कोई सिस्टम नहीं है। आप वो आकर के तो वो तो फैलाएगा ही, अगर उसके है, अगर वो संक्रमित है तो ऐसा आदमी तो। और अल्टीमेटली उस ट्रेन से उतरे तमाम लोग, जो इन लोगों ने टेस्ट किए, वो 3 लोग को टेस्ट किया। तो मुझे नहीं समझ में आता, किट थी उनके पास, या तो किटें बेच दी जाती हैं, कुछ भी हो सकता है यार। इसी तरीके के एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, अतुल, मेरे साथ ये है आज तो हुआ, जो ये एक तो इसको लेकर के प्लाज्मा की बहुत बुरी हालत है। प्लाज्मा क्योंकि बहुत डिमांड में है, प्लाज्मा देने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में गलतफहमी बैठ गई है कि अगर हमने प्लाज्मा दे दिया हमारी एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी। तो वो जज्बा किसी का दूसरे की जान बचाने का वो भी नहीं रह गया। जबकि हकीकत यह है, डॉक्टरों का कहना यह है कि अगर आप प्लाज्मा देते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज कम नहीं होती हैं और बढ़ती हैं। बहरहाल इतनी बुरी स्थिति है कि किसी मरीज को किसी तरीके से मैंने 2 यूनिट्स प्रोवाइड करा दिया 2 दिन में, बिना डोनर दिए हुए। उसी बीच में जो है, और दे दिया इस कंडीशन पे कि हम वापस कर देंगे। वापस करने के लिए बात करी तो मुझे खुद बेवकूफ बनाया किसी नकली डोनर ने, कहा मैं उन्नाव से आऊंगा, और उसने जो हमारे रिश्तेदार थे उनसे 1000 रुपए भी ले लिए, ट्रांसफर करा लिए, और बाद में गायब हो गया। ये कल की कहानी है। आज दूसरा व्यक्ति एक आया, उसने, लेकिन उसकी एंटीबॉडी, वो जेन्युइन था, लेकिन उसकी एंटीबॉडी नहीं निकली। आज तक मैं 2 दिन हो गए हैं, मैं 2 यूनिट्स के डोनर नहीं ढूंढ पाया हूं, मिल पाए। मैं तमाम ग्रुप्स में डाला है, लेकिन नहीं। एक और कोई लिस्ट भेजी किसी पत्रकार ने, उसमें 30-32 नाम थे, सबके ग्रुप, ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ था। एक भी फोन उठता नहीं है, या तो आता है नंबर गलत है या नंबर अनरीचेबल है। मतलब इस तरह का ये जो पब्लिक की तरफ से जो फर्जी बाड़ा क्रिएट किया जा रहा है, ये भी बड़ा शर्मनाक है कि इस तरीके के लोग जान से एक दूसरे की खेल रहे हैं। और उसके लिए, अब इसके लिए तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लोगों में ये जज्बा पैदा होना पड़ेगा, जिनको कोविड हो चुका है वही दे सकते हैं, जान बचा सकते हैं दूसरे की। तो उनको ये चीज, मेरा ख्याल इस सरकार की तरफ से इस बात की पब्लिसिटी होनी चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह ब्लड डोनेशन के वो चलते थे, उसी तरह प्लाज्मा डोनेशन के लिए करना चाहिए। शायद उससे कई लोगों की जान बच जाए। और जो एडमिशंस का सवाल है, मैं आपको कल का, अब ये मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं जिससे लोगों को मालूम पड़े कि क्या स्थिति है। कल एक 74 साल की महिला थी जिनको एडमिट कराना था, बहुत बुरी तरह 72 उनके ऑक्सीजन लेवल हो गया था, सांस बहुत फूल रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बड़े इलेक्ट्रिक, उन्होंने कहा नहीं साहब किसी भी अस्पताल में करा दीजिए, कहीं पे भी करा दीजिए। एक अस्पताल है शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर, प्रसाद हॉस्पिटल कहते हैं, कानपुर रोड पे, बंथरा के आगे कहीं। तो बोले कि उसमें करा दीजिए, वहाँ हमारे एक जानने वाले भर्ती है, वहाँ कह रहे हैं जगह है।
तो हमने सीएमओ से कहा कि साहब वही करा, तो वो सीएमओ बड़े खुश हुए कि चलो जब वहाँ उतनी दूर अस्पताल में आने का, भाई वो पेशेंट राजी है तो वही कर दीजिए। तो बोले अच्छा वही कर देते, क्योंकि शहर में किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो उन्होंने कर दिया। अब पेशेंट, अब उसके बाद एम्बुलेंस, बोले साहब एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस का वही जो गोविंद आपने बताया, 5-5.5 घंटे, 4 घंटे तक जब एम्बुलेंस नहीं आई, तो मैंने सीएमओ को फिर से फोन किया कि भाई तो एम्बुलेंस ही नहीं आई। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेज दिया कि इस पे बात करिए, ये एम्बुलेंस के इंचार्ज है। जब उनको बात करी तो बोले कि मेरे पास तो कोई रिक्वेजिशन नहीं। कोऑर्डिनेशन की हालत देखिए। उन्होंने कह दिया कि कोई वहां से आया नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा तो अब आप कर दीजिए। तो अब उन्होंने नोट वोट किया, बड़ा टाइम लगा उनको फॉर्म वॉर्म ढूंढने में। बोले चलिए आप भेज रहे हैं। उसके 1.5 घंटे बाद, यानी कि करीब 6 घंटे बाद, वहां पे मरीज के लिए एम्बुलेंस पहुंची और ले करके, वो कानपुर रोड पे ही रहते थे वो लोग, ये जो एलडीए कॉलोनी से, वो लेके पहुंच गए अस्पताल। करीब 10:30 पौने 11 बजे पहुंचे। अस्पताल के दरवाजे बंद। बोले नहीं हम नहीं लेंगे मरीज। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, मरीज ये सीएमओ का ऑर्डर है, ये भर्ती करें। बोले नहीं। तो फिर वो पीछे से किसी ने बोला कि अरे साहब यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, ये अस्पताल है ऑथराइज्ड हॉस्पिटल। बहुत देर उन्होंने माथा पच्ची करी, फिर मुझे फोन किया करीब 11:30 बजे कि साहब वो तो कोई नहीं, एडमिशन ही नहीं हो रहा। मैंने फिर सीएमओ का, तो बोले साहब आप ही ने तो कहा था। अब वो हमारे को इल्जाम डाला कि इस अस्पताल में कर दीजिए। आपने कहा भाई हमारे कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप बिना चेक करे भेज देंगे। तो बोले साहब अब तो कुछ नहीं, मैंने तो कहा सड़क पर मर जाए मरीज। मैंने फिर डीएम को फोन किया, फिर सीएमओ का फोन आया कि नहीं साहब हम कुछ कर रहे हैं। अब आप सोचिए 12:30 बजे रात को उन्होंने बोला कि बख्शी का तालाब ले जाइए, बंथरा से बख्शी का तालाब, वहां वो लेके गए। 1:45 रात को मरीज एडमिट हो गई, बस जान बच गई। सोचिए ये तब हालत है जब हम और आप परस्यू करते हैं किसी केस को, तभी हालत है। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का क्या होता होगा। और एक और समस्या है, मतलब आपको शायद इसका अंदाजा हो कि जो कई केसेस में आरटीपीसीआर वो आता है, नेगेटिव आता है, और फिर कराते हैं पॉजिटिव आ जाता है, और फिर कराते, और उसके बावजूद कंडीशन नहीं, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ जाता है और कंडीशन आदमी की वही रहती है। इसमें अतुल आप भी कुछ बता रहे थे। हाँ, और दवाइयों के जो एक्सपीरियंस आपका हुआ है कि किस तरह से रेमडेसिविर मिल नहीं रही, किस तरह से प्रोक्योर कर रहे हैं। हम इसमें थोड़ा सा और भी, जो डॉक्टर्स की कमी की बात हुई है उस पे आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमबीबीएस के 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट्स को आप लगाइए कोविड वार्ड में। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब ये समस्या हुई थी तो सरकार ने कहा था कि हम भर्ती कर रहे हैं डॉक्टरों की हायर सैलरी पर। हाँ। वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? कागज में हो गए होंगे। और उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी आया था कि नहीं आया? रेमडेसिविर का तो उदाहरण ऐसा है कि वो, अगर आप घर पर ऑक्सीजन लगा करके खराब हालत में हैं और आपको रेमडेसिविर चाहिए तो आपको रेमडेसिविर नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको हॉस्पिटल में होना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही दिया जाएगा इंजेक्शन। अब आपने देख लिया है कि हॉस्पिटल तक जाने में क्या नाको चने चबाने पड़े पेशेंट को। कितने बजे वो बंथरा से फिर वहां ले गए बख्शी का तालाब, 12 बजे रात में हुआ, वहां पर भी उसको मिलेगा। ये हम इस केस की बात नहीं करें, वो एक एग्जाम्पल के उस पे बिल्कुल कि वहां पर जाने पर रेमडेसिविर मिलेगा इंजेक्शन कि नहीं मिलेगा, नहीं कर इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं। बाजार में आज की तारीख में इंजेक्शन नहीं है। किसी मरीज को जरूरत है इंजेक्शन की, उसके लिए नहीं है, तो अब उस मरीज के लिए अलावा इसके कि वो ऊपर वाले के भरोसे रहे पूरी तरह से, और कोई रास्ता नहीं। ठीक होगा वो मरीज या नहीं होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसको दवाई नहीं मिल रही है। दवा के लिए सरकार ने कह रखा है कि सिर्फ अस्पताल में जाने पर मिलेगी। अस्पताल में जाने के लिए सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, कोविड कंट्रोल रूम फोन नहीं करता है, ना अटेंड करता है। आप हेल्पलाइन नंबर, आज हमारे पास फोन आया हेल्पलाइन से
तो वो हमारा हाल ले रहे थे क्योंकि हम कोविड पॉजिटिव हैं। बोले आपको कोई असुविधा तो नहीं होती? हमने कहा नहीं, हमको तो, हमने तो फोन किया ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कल फोन किया किसी ने सुबह से कई बार, और किसी ने फोन नहीं उठाया आपके यहाँ से, और पेशेंट की हालत गंभीर है। तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। बोले नहीं, आप हमको टाइम बताइए। हम क्या टाइम बताएं उनको? ये सब व्यक्तिगत अनुभव है। तो आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास दवा है तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अस्पताल पहुंच गए हैं। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं अस्पताल, उनके लिए आपके पास रेमडेसिविर भी नहीं है। आप चाहे 25,000 मंगवा लीजिए या 25 लाख मंगवा लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। ये 25,000 बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं है। 25,000 जिस तरीके की कुछ स्थिति नहीं है 25,000। भाई 25, एक पेशेंट को 6 इंजेक्शन लगते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर तो 40 लोगों के लग पाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। 4,000 लोगों के 4,000 लोगों के लग पाएगा। 4,000 लोगों के लगेगा। 5,000 डेली पेशेंट्स निकल रहे हैं अगर, और उसमें से आप ये मान लीजिए 1,000 पेशेंट सीरियस हैं, तो क्या करेंगे आप? तो कोई उस तरह से कोई व्यवस्था नहीं डेवलप की जा रही है कि आम आदमी तक दवा पहुंचे, डॉक्टर का कंसल्टेशन पहुंचे। वो नहीं हो रहा है, सब राम भरोसे चल रहा है। असद, आपने ये देखा है जो लोकल और हॉस्पिटल्स हैं जहां नॉन कोविड का पेशेंट्स का क्या हो रहा है? जिनको कोविड नहीं है उन पेशेंट्स का क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि तमाम जगह एडमिशन नहीं मिलता है उन्हें, और कई दफे नॉन कोविड पेशेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खास करके डायलिसिस वाले केसेस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी रेगुलर इंटरवल पर डायलिसिस होती है। अगर आप कल ही की बात देखें तो ब्रजेश पाठक ने भी ये चीज उसमें भी पॉइंट आउट की है अपने लेटर में। उन्होंने लिखा है कि लीवर कैंसर और किडनी पेशेंट और हार्ट पेशेंट जिनका रेगुलर चेकअप और ओपीडी में उन्हें अपना रेगुलर चेकअप कराना होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा सर एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहते थे यहाँ पे, जो अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन के जो है वो मुंह मांगे पैसे मांगे जा रहे हैं, और अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कैप नहीं लगाई है इसके ऊपर। और मैं बताऊं आज सर कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि अपने महल्लों में और सोसाइटी में ऑक्सीजन के सिलेंडर रिजर्व कर लीजिए लेके, ताकि जरूरत पड़े। और एक साहब ने डाला कि आज ही हम लोगों ने कई दोस्तों ने मिलकर एक सिलेंडर 10,000 रुपए का खरीदा और आज ही उसे यूज करना पड़ गया। तो जो ऑक्सीजन है उसको लेके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये कोविड के पेशेंट्स हैं, वो जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है कि क्या लिमिट होगी कि पर आवर कितना लिया जाएगा या पर सिलेंडर। अपनी मनमानी से हॉस्पिटल्स दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें ये तो बहुत बड़ी समस्या हो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसको अभी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर अभी डिस्कस होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी तवज्जो देने की जरूरत है। ये तो ऑक्सीजन तो मेन इलाज है इस बीमारी का। सबसे बड़ी समस्या ही लोगों को ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन की है जी। और मैंने सुना वो ऑक्सीमीटर्स जो हैं उसके भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑक्सीमीटर शुरू ही 700-800 रुपए से था, जब आया था मार्केट में तभी 700-800 रुपए का था। नहीं, अभी तो 2,500 रुपए के मिल रहे हैं। 2,500-3,000 रुपए के। बिल्कुल, मैंने चेक नहीं किया। अरे एक अस्पताल में हम इंटरप्ट कर रहे हैं। एक अस्पताल में कहा गया कि हमारे पास रेमडेसिविर है, लेकिन वो 5,500 का इंजेक्शन है। वो कह रहे थे कि हम 18,000 में देंगे एक इंजेक्शन। तो ये तो धंधा शुरू हो गया है। मतलब वही जो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा, जो मार्केटिंग पूरी हो गई है। बल्कि एक रिपोर्ट तो आज एक रिपोर्ट आई है किसी हिंदी अखबार में कि भैंसा कुंड में लकड़ी, बिल्कुल सही, उस पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। वो दुगने दाम पर बेच रहे हैं। और जब शिकायत हुई तो वो नगर आयुक्त कह रहे हैं कि तुमने मीडिया वालों से क्यों बता दिया। तो मैंने सुना कि कोई व्यवस्था करी गई तो वहां के जो लकड़ी वाले हैं उन लोगों ने
कुछ शोर मचा बवाल कर दिया, बाहर दूसरे को बेचने नहीं दिया, ये भी ये तक हुआ है। मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो नगर आयोग को कंट्रोल करनी चाहिए। वहां तो ये भी हुआ, कल ये भी हुआ कि वहां पे जो गाड़ियां खड़ी हैं डेड बॉडीज लेकर के, उनके चालान शुरू कर दिए ट्रैफिक पुलिस ने। वो तो बाद में जब मामला मीडिया में उठा, सोशल मीडिया में काफी वो हुई, तब वो नगर आयोग पहुंचे और जाकर के ट्रैफिक पुलिस पहुंची और डांट डपटा लोगों को। मतलब ये प्रॉब्लम मुझे इसलिए लगती है ये, कि आपको नहीं लगता गोविंद की हायर लेवल्स पे जो एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए, और आजकल कंप्यूटराइजेशन इतना ज्यादा है कि आप बैठ करके एक क्लिक ऑफ द माउस से जो करें वो नीचे तक डायरेक्शन चला जाए लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी कमी है कि एडहॉकिज्म बहुत है? मतलब यानी ठीक है, अरे भाई जाओ जरा देख लेना, वो जो रवैया जो काम चलता है वाला जो रवैया है, आपको नहीं लगता कि ये कारण है, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है? कई चीजों की व्यवस्था होते हुए भी समस्या मरीज को बहुत फेस करनी पड़ती है। अगर यही, जैसा मैंने बताया आपको कि अगर एम्बुलेंस जो है, उन्होंने मुझे कह दिया कि आप फला से बात करिए, वो कह रहा है हमारे पास कोई कागज ही नहीं है, और उन्होंने भेजे हुए कह रहे हैं 4 घंटे हो गए कागज। तो ये कोऑर्डिनेशन, अगर ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर के लेवल पे ये चीजें जिले स्तर पे होनी चाहिए, लेकिन दिखता नहीं है इस तरीके का कि कोई स्मूथ सिस्टम है। क्या लगता है गोविंद आपको? नहीं, देखिए, ये जहाँ तक सिस्टम की बात है, ये खाली कोविड की समस्या को लेकर ऐसा नहीं है, ये तो हमारा पूरा जो सरकारी वर्क कल्चर है उसका एक हिस्सा है। और आप किसी भी मामले में देख लीजिए, जो इस तरह की व्यवस्था है कि ऊपर से कोई आदेश हो गया, आपने बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश की होगी और आप खुद इस अनुभव से गुजरे होंगे कि ऊपर के स्तर पर आदेश हो गया, लेकिन जहाँ से वो एग्जीक्यूशन होता है वहाँ वो फाइल ही नहीं पहुंची, और फाइल को ढूंढवाने में आपको रेडी चोटी का जो नाको चने चबाने पड़ते हैं। तो ये जो सिस्टम है कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सवाल सीधा है कि डीएम किसी स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। डीएम का कोई सीधा नियंत्रण नहीं, और ज्यादा से ज्यादा निलंबन की कार्रवाई होगी, उसमें बाद में सब कुछ ठीक करा लिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये व्यवस्था सरकारी स्थिति है, और यही एक बड़ी वजह है कि जो काम लोग पूरी जिम्मेदारी से और गंभीरता से नहीं करते। ये ठीक है कि कई बार बहुत वर्कलोड ज़्यादा होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, उसकी वजह से भी समस्याएं होती हैं। लेकिन जब अगर एक अधिकारी या एक कर्मचारी अपने नागरिक कर्तव्य का ही ध्यान नहीं रखना चाहता, ऐसे वक्त पर जब आप एक तरह की आपात स्थिति से हैं, एक तरह से एक युद्ध की जैसी स्थिति में है, और उस वक्त भी अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देना चाहते, अपना सब कुछ उसमें समर्पण के भाव से काम नहीं करना चाहते, तो स्थितियां तो ऐसी ही होंगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए ये जो पूरा हमारा जो वर्क कल्चर है, जो हमारा एक सरकारी अमले का काम करने का जो तरीका बन गया है, सालों आज़ादी के बाद से लगातार वो बिगड़ते बिगड़ते आज इन स्थितियों में आ गया है कि जब तक आप उनकी जेबें गर्म न करें, जब तक उनको अतिरिक्त पैसा न मिले, आपका काम सही तरीके से नहीं होता। तो उसी तरह के उसी वर्क कल्चर का ये भी एक हिस्सा है। दुर्भाग्य से इस समय परिस्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति को इससे रूबरू होना पड़ रहा है। सामान्य स्थिति में आपका जहाँ काम होता है आपको वहीं रूबरू होना पड़ता है, वहीं आप इस चीज़ को झेलते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक महामारी है और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति वो किसी न किसी तरीके से, या वो स्वयं या उसका परिचित इस बीमारी की चपेट में है, तो उसको इन परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए ये अंतर्विरोध ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक बहुत गंभीर मसला है, और सरकार को इस पर भी कोई अपनी साफ नीति बनानी चाहिए कि जिम्मेदारी तय हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी है, चाहे वो निचला स्तर का व्यक्ति। आप पारिश्रमिक देते हैं, आप सम्मान करते हैं, कोविड वॉरियर के नाम से आप उनको सम्मानित करते हैं, तो आपको एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ भी उसी तरह का रवैया अपनाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, तभी चीजें ठीक होंगी। क्योंकि वो इसके लिए ये उनकी सेवा का हिस्सा है, उनको इसके लिए वैतनिक तौर पर नियुक्त किया गया है, और उनको ये काम करना ही चाहिए। तो अगर वो अपना जो उनकी ड्यूटी का हिस्सा है, अगर वो भी ठीक से नहीं कर रहे, तो उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये
एक चीज देखी गई है, जो पहले जब पहली बार ये आया था कोविड, तो तमाम जो सोसाइटी की तरफ से जो तमाम समाज के लोग वर्ग अपने अपने ग्रुप्स बना के लोगों की मदद करने को आगे आए थे, चाहे वो लोगों को खाना खिलाना हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, तमाम इस तरह की चीजें, दवाइयां देने के लिए। लेकिन आज की डेट में नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का समाज का इन्वॉल्वमेंट, मैंने आपको बताया प्लाज्मा तक लेने के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, लोगों के दिमाग में खौफ बैठ गया है कि हमें हमें लग जाएगा, अब की बार तो बड़ा खतरनाक है, मरने का खतरा है? क्या ये वजह है, या अभी भी स्कोप है कि सोशल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं, वो आगे बढ़ करके किसी तरीके से आए, उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछली बार की परिस्थितियां थी उसमें जो भारतीय समाज का जो एक मूल चरित्र है वो सामने आया था, और उस वक्त एकदम से स्थिति इस तरह की भयावह नहीं दिखाई दे रही थी। शुरू जरूर हुआ था, उससे एक बहुत बड़ा पैनिक फैला था, खासतौर पर जब लॉकडाउन की परिस्थितियां आई। उसके बाद जो प्रवासी लोगों का लाखों की तादाद में पलायन हो, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के जो दावे हैं उसके हिसाब से ही 70-80 लाख लोग दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आए। तो ये ऐसी स्थिति थी कि बाजारें बंद हैं, लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही, लोग प्रवास से पैदल चल के, साइकिलों में या किसी तरह से चल चल के आ रहे हैं। तो उस वक्त जो समाज का, हमारा जो भारतीय समाज का जो एक खास चरित्र है कि मदद करना, दूसरों की मदद करना, वो सामने आया था और लोगों ने बहुत खुल के मदद की। यहाँ तक कि जो पुलिस थी, उस पुलिस का भी बिल्कुल एक विरोधाभासी चरित्र उस समय दिखाई दिया था। जो पुलिस बहुत क्रूर और हमेशा लोगों की जेब से पैसा वसूलने की कोशिश करती दिखाई दी थी, वो पुलिस उस वक्त बहुत मानवतावादी दिखाई दी थी और वो बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर रही थी। कभी अपनी जेब से वो लोगों को खाना भी खिला रहे थे, दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे थे, इस तरह की चीजें कर रहे थे। लेकिन उस समय भी जो है गोविंद और अतुल, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, उस समय भी सरकार का रवैया एक ये था कि दोष किस पे डालें। तो एक तबलीगियों का वो चल गया था कि सरकार के प्रेस नोट में तबलीगी का एक कॉलम रहता था कि इतने तबलीगी पकड़े गए, जो कि ज्यादातर उनमें से छूट गए हैं, कोर्ट से भी छूटे हैं कि उनके खिलाफ इल्जाम झूठे थे। तो ये जो माइंडसेट अगेन है कि किसी को अक्यूज करना है, किसी के ऊपर इल्जाम डालना है, जिससे कहने को हो जाए साहब ये करा रहे हैं। नहीं लगता है आपको कि ये उस टाइम, ये अब की बार गनीमत है, किसी का नाम नहीं लिख लिया, किसी को इस तरीके से दोषी नहीं ठहराया जा रहा है? हाँ, इस बार दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस बार तबलीगी जमात तो है नहीं। हाँ, इस बार कुंभ है। हाँ, अब कुंभ में एक दिन में 24 घंटे में 1000 पॉजिटिव केसेस हो गए हरिद्वार में, तो उसका दोष अब कैसे डाल दें उसको? उसका दोष नहीं है। ये भी आचार्य राजनीति का नरेंद्र, हाँ, महंत नरेंद्र गिरी जो है वो पॉजिटिव है। अखिलेश यादव उनसे मिले, वो पॉजिटिव होकर के वापस आए। कौन किसके ऊपर दोष डाले? योगी जी चौक में गए, वहां पर आशुतोष टंडन भी थे, दोनों पॉजिटिव हो गए। कौन किसको दोष देगा और कौन था उनके साथ? तो जो दोष डालने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो उसमें देखते हैं कि कौन सा तबका या कौन सा व्यक्ति कमजोर है जिसको हम फौरन दोषी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो इस बार मिला नहीं। लेकिन मैं बीच में माफी चाहता हूँ अतुल जी। हाँ, नहीं, बोलिए। राजनीतिक पार्टी या सत्ताधारी पार्टी का तो दोष है ही, लेकिन हमारी जो मीडिया बिरादरी है वो भी इस तरह की चीजों को, इस तरह के बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैलाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल किया है। पिछली बार तो मीडिया ने बहुत ही गंदा रोल प्ले किया था इसको फैलाने में। हाँ, बहुत ज्यादा, ये तबलीगी वाली बात को बहुत ज्यादा बिल्कुल पार्टी की तरीके से हो गए थे। क्यों असद है, आपको कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था पिछली बार? एडमिनिस्ट्रेशन का जो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था, प्रेस के रोल को डिस्कस किया, गवर्नमेंट के रोल को डिस्कस किया, वो भी बड़ा दिलचस्प था। इन्हीं ने जो एरिया बनाए थे, इन्हीं ने कैंटोनमेंट जोन बनाए थे, उनको जो आइडेंटिफाइड किया था वो भी मस्जिदों से मस्जिदों तक किया था। ओहो, इस मस्जिद से लेके उस मस्जिद तक मैंने हाँ, स्टोरी भी लिखते लिखी थे, थी, मुझे याद है।
मैं जो इनका आया था कि 8 या 9 इलाके हैं जहाँ पे नहीं जाना है और ये कंटेनमेंट जोन है, तो उनको भी जो आइडेंटिफाइड किया था वो इस मस्जिद से उस मस्जिद तक लिख करके ये रोल कर रहा था उस वक्त पे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और WHO को भी कहना पड़ा था कि आप उस पर किसी रेस के ऊपर, किसी कास्ट के ऊपर या रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट ना करें, क्लासिफाइड ना करें पेशेंट्स को। नहीं, इस तरीके की चीजें तो बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरह अभी चाहे किन्हीं वजह से अभी ना कर रहे हो, ये लोगों के ऊपर दोष ना डाल रहे हो, लेकिन सरकार अगर अपना फोकस इस पे ज्यादा रखे कि किस तरीके से बीमारी और उससे रिलेटेड समस्याओं से डील करना है, किस तरह लोगों को राहत दिलानी है, जो संक्रमित हैं उनको उनका इलाज करवाना है, अगर सरकार का फोकस इन पे हो जाए। और साथ ही एक ये भी जरूरी है कि लोग, आम जनता अपनी तरफ से भी एहतियात बरते। लोग सुनते जरूर हैं अमिताभ बच्चन को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, रोज अमिताभ बच्चन कहीं मिलाइए फोन, उनकी आवाज सुनने को मिलती है और इसीलिए रखी गई है कि उनकी आवाज सुन के कम से कम आदमी फॉलो तो करेगा। लेकिन अफसोस है कि अभी भी वो अलर्टनेस नहीं दिख रही है, वो लोगों में एहसास नहीं दिख रहा है कि भाई बीमारी बड़ी भयानक हो रही है और आज की डेट में जानलेवा होती जा रही है, जो पिछले वाले दौर नहीं थी। आज की डेट में जिस तरीके की है और लोग रोज आप सुन रहे हैं कि चपेट में आ रहे हैं लोग, और अब की बार लंबा पीरियड चल रहा है बुखार का भी, प्रॉब्लम्स का भी। उम्मीद करते हैं कि लोग समझेंगे, रियलाइज करेंगे और जिस सरकार अपनी व्यवस्था इंप्रूव करेगी और जनता अपना एटीट्यूड, अपना जज्बा दिखाएगी कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है, जो मदद कर सकते हैं करेंगे। और ये कोविड की स्थिति जो है किसी तरीके से जब तक सब लोग एक नहीं होंगे तब तक कोविड से लड़ना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा। एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए और कहीं इसमें जो है सरकार को ही लीड लेनी पड़ेगी कि शामिल करें सिविल सोसाइटी को भी, जिससे कि ये बीमारी जो है कुछ काबू में आ सके और लोगों को राहत मिले, तो लोगों को रिलीफ मिले, लोग ये समझने लगे कि हाँ कोई है उनके साथ, उनको बचाने के लिए है। और सरकारी व्यवस्था जो है या गैर सरकारी व्यवस्था भी जो है वो इस तरीके की बने, दुरुस्त बने, एक सिस्टम के तहत चले। हम साथ इसी के साथ हम ये लगाम देते हैं इस प्रोग्राम को और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं उनको ये पसंद आया होगा हमारा डिस्कशन। और अगर उन्हें पसंद आया हो तो कृपया करके इसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमें द फ्री प्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।